मूवी की शुरुआत में ही केशवा नाम का एक बंदा हम व्यूअर्स को धरती पर उगने वाला एक अनमोल सोने के बारे में बता रहा होता है। एक्चुअली इस मूवी की सारी कहानी यही बंदा नरेट करते रहता है। खैर वो सोना है लाल चंदन, जो सिर्फ आंध्र प्रदेश के शेषाचलम के जंगलों में ही पाया जाता है। यही से वो सारा लाल चंदन सारी दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट होता है, स्मगल होता है। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि मैं भी आंध्रा का रहने वाला हूँ। हर रोज न्यूज़पेपर में यही न्यूज होती है कि पुलिस ने 3 या 4 लोगों को लाल चंदन के स्मगलिंग केस में गिरफ्तार कर लिया। खैर एक्चुअली ये कहानी लाल चंदन के बारे में नहीं है, ये कहानी एक कूली के बारे में है। इसी का नाम है पुष्पा, पुष्पराज तग्गेदेला। फिलहाल पुष्पा कुछ चंदनों को ट्रक में कहीं पर ले जा रहा होता है। एक चेक पोस्ट के पास पुलिस वाले इसका पीछा करने लगते हैं। पुष्पा इन पुलिस वालों से लड़ते झगड़ते हुए इनको रिश्वत देने की कोशिश करते रहता है। मतलब रिश्वत की बोली लगाने लगता है 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख। लेकिन 1 लाख पर भी वो पुलिस वाला सेटिस्फाई नहीं होता, पुष्पा को गिरफ्तार कर लेता है। गाड़ी में बैठने के बाद पुष्पा पुलिस वालों से कहने लगता है कि मैंने कहा एक एक बंदे को 1-1 लाख रुपए। उसके बाद क्या था, पुलिस वाले पुष्पा को छोड़ देते हैं। पुष्पा इन सारे लोगों को 1-1 लाख रुपए पैसे दे देता है। जब पुष्पा वहां से जा रहा होता है, वो इंस्पेक्टर पुष्पा से सवाल करने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम तमिलियन हो? तब जाके पुष्पा अपना नाम बोलता है और उसी तरह ये भी कहने लगता है कि मैं पक्का तेलुगु वाला हूँ। उसके बाद सीन फिर से 1 साल पहले शिफ्ट होता है, जहाँ पर पुष्पा एक लकड़ी की फैक्ट्री में काम करते रहता है। खैर चाय का ब्रेक होने की वजह से पुष्पा चाय की दुकान के पास आकर एक चेयर में बैठकर पैर के ऊपर पैर डाल के चाय पीते रहता है। तभी वहाँ पर इस फैक्ट्री का ओनर आता है। पुष्पा अपनी सीट से नहीं उठता। वहाँ का मैनेजर फौरन पुष्पा के पास आकर कहने लगता है, अरे ये तो इस फैक्ट्री का ओनर है, तुमने इसको इज्जत नहीं दी। पुष्पा कहने लगता है, देखो ये पैर मेरा है, दूसरा पैर भी मेरा है, मेरे पैर के ऊपर मेरा पैर डाला, तुम्हारे ओनर के ऊपर तो नहीं डाला ना। मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, वो मुझे पैसे दे रहा है बस। उसके बाद मैनेजर पुष्पा को 100 रुपए एक्स्ट्रा देता है। मतलब इसका काम देखकर पुष्पा सिर्फ 100 रुपए लेकर अपने जेब में रख लेता है और उस मैनेजर से कहने लगता है कि तुम ये 100 रुपए अपने ओनर को दो ताकि वो बाजार में जाकर इज्जत खरीद ले। तुम्हारे ओनर को काम चाहिए या इज्जत? खैर वहीं पर केशवा नाम का एक बंदा होता है। केशवा पुष्पा का एटीट्यूड देखकर उसके साथ हो जाता है, उसके पीछे पीछे जाने लगता है। खैर दूसरे दिन एक उधार वाला पुष्पा के घर आकर पुष्पा की माँ से लड़ने झगड़ने लगता है। वहाँ पर एक बड़ा सा हंगामा खड़ा कर देता है, क्योंकि पुष्पा की माँ ने इस बंदे के पास कुछ पैसे उधार लिया था, अभी भी इसने नहीं चुकाया। ये देखकर पुष्पा अपने घर की गाय बेच देता है, कुछ पैसे इकट्ठा कर लेता है, वो सारे पैसे उस कर्जदार को दे देता है। जब ये कर्जदार बंदा पैसे पूछने के लिए आया था, वहाँ पर बहुत हंगामा खड़ा किया था। सारे एरिया वालों को पता चल चुका था कि पुष्पा की फैमिली ने इस बंदे के पास लोन लिया है। सो पुष्पा इस बंदे को मार पीट के घसीटते हुए घर घर ले जाकर ये कहने के लिए कहता है कि पुष्पा ने इसका कर्जा चुका दिया। खैर अब चूंकि पुष्पा ने उस फैक्ट्री में काम करना बंद कर दिया, ये काम की तलाश में होता है। सो पुष्पा और केशवा ये दोनों कुछ कुलियों के साथ मिलकर जंगल में जाते हैं और अब तक इनको नहीं पता कि वहाँ पर काम क्या होता है। उस जंगल में जाने के बाद पुष्पा को ये बात पता चलती है कि उस जंगल में इन लोगों को चंदन के पेड़ काटना होता है। खैर इसी दरमियान में वहाँ पर पुलिस आने का सिग्नल मिल जाता है। सारे कुली वहाँ से भागने लगते हैं लाल चंदन को वहीं पर छोड़ के। लेकिन अकेला पुष्पा इन लोगों से कहने लगता है, इतनी सारी मेहनत करके इस सारे लाल चंदन को क्या पुलिस के हवाले कर दे, मेरे पास ये उपाय है। उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर का इंट्रोडक्शन होता है, इसका नाम है डीएसपी गोविंदप्पा। गोविंदप्पा की एक अलग ही रिकॉर्ड हिस्ट्री होती है, मतलब इसके हाथों से कोई भी स्मगलर नहीं बच सकता। पुलिस वाले यहाँ पर आने के बाद उन सारे लोगों से लाल चंदन के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन पुष्पा पुलिस वालों से कहने लगता है, काहे के लाल चंदन, हम तो यहाँ पर बकरियां चराने के लिए आए हैं। जब गोविंदप्पा पुष्पा के सर पर गन पॉइंट करता है, पीछे से पुष्पा के साथी पुष्पा के साथ खड़े थे। मजबूरन पुलिस वालों को वहाँ से जाना पड़ता है। पुलिस वाले जाने के बाद पुष्पा उन सारे लाल चंदन को नीचे उतारता है। मतलब पुष्पा ने इन सारे लाल चंदन को पेड़ के ऊपर छुपा के रखा होता है। उसके बाद यहाँ पर मूवी का पहला गाना स्टार्ट होता है। खैर इसी तरह से पुष्पा और केशवा ये दोनों उसी जंगलों में काम करते रहते हैं एज ए कूली की तरह। एक दिन दोबारा गोविंदप्पा अपने टीम के साथ वहाँ पर आ जाता है। जब सारे कूली वहाँ से डर के भागने लगते हैं, पुष्पा एक पत्थर लेकर पुलिसों पर हमला करता है। ये देखकर वहाँ के सारे लोग भी अपने अपने हाथों में पत्थर लेकर पुलिसों पर हमला करने लगते हैं, लेकिन पुलिस वाले फायरिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। खैर अब चूंकि लाखों का लाल चंदन का माल है, पुष्पा इस माल को ऐसे ही छोड़ नहीं सकता। पुष्पा फौरन उस ट्रक को वहाँ से ले जाने लगता है। गोविंदप्पा पुष्पा के ट्रक को फॉलो करने लगता है।
लेकिन इसी चेजिंग के दौरान देखते ही देखते पता नहीं पुष्पा उस ट्रक को कहां पर छुपा देता है। उस ट्रक का नामो निशान तक नहीं होता। खैर जो भी हो, गोविंदप्पा पुष्पा को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन लाकर पुष्पा को बहुत मारने पीटने लगता है, लेकिन पुष्पा अपना मुंह नहीं खोलता, वो सिर्फ हंसते ही रहता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और पुष्पा से इसका पूरा नाम पूछने लगता है। इसके घर का नाम क्या है, इसके बाप का नाम क्या है। यह सुनने के बाद पुष्पा बहुत अपसेट हो जाता है, अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि इस गांव में बहुत ही अच्छे बड़े नाम वाला बंदा होता है, मतलब इस गांव में उसकी इज्जत होती है। तो पुष्पा की माँ उस बंदे की रखेल होती है। उसी बंदे से पुष्पा पैदा हुआ। जब पुष्पा की माँ पुष्पा को स्कूल में दाखिला करने के लिए ले जाती है, वहाँ पर वो मास्टर जी घर का नाम पूछता है। पुष्पा की माँ उस बंदे का घर का नाम बताती है, लेकिन तभी वहाँ पर इसका सौतेला भाई आता है और इन दोनों को डराने धमकाने लगता है कि तुम दोनों लोगों का घर का नाम नहीं है। मेरा बाप तुम्हारे पास सोने से तुम हमारी घर की बहू नहीं बन सकती, मेरी माँ नहीं बन सकती, ये मेरा भाई नहीं बन सकता। खैर उसके बाद 3 मेन लोगों का इंट्रोडक्शन होता है। पहले बंदे का नाम है जॉली रेड्डी। अब इस बंदे के बारे में क्या बताए, गाँव की हर एक लड़की को अपने बगल में सुलाना चाहता है ये। दूसरे बंदे का नाम है जक्का रेड्डी। लाल चंदन का माल कितना आया, कितना पैसा आया, इन सारे चीजों की अकाउंट डिटेल्स यही मेंटेन करते रहता है। तीसरे बंदे का नाम है कोंडा रेड्डी और ये तीनों भाई है। कोंडा रेड्डी बड़ा भाई, जक्का रेड्डी बीचला, जाली रेड्डी तीसरा। पुष्पा ने जिस माल को छुपाया वो कोंडा रेड्डी का ही है। जाली रेड्डी और जक्का रेड्डी ये दोनों पुष्पा के पास आते हैं माल पूछने के लिए, लेकिन पुष्पा इन दोनों को भी इनका माल कहाँ पर छुपा के रखा है ये नहीं बोलता। इन दोनों से एक डील बात करता है, अगर इन दोनों ने पुष्पा को 5 लाख रुपए दिए तो उसका पता बता देगा। सो ये दोनों पुष्पा को बेल दिलवाते हैं। पुष्पा इन दोनों को किसी जगह पर लाता है। यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि उस एरिया में एक्चुअली एक छोटा सा कुआं होता है। चेजिंग के दौरान पुष्पा ने उस गाड़ी को उस कुएं में ढकेल दिया। जाली रेड्डी और जक्का रेड्डी ये दोनों उस लॉरी को बाहर निकालते हैं। तो वादे के हिसाब से ये दोनों पुष्पा को 5 लाख रुपए दे देते हैं, लेकिन जाते जाते जाली रेड्डी पुष्पा पर 100 रुपए की नोट फेंक कर कहने लगता है कि तुम यहाँ से ऑटो में आ जाओ। ऐसा कहकर जाली रेड्डी अपनी वैन लेकर, अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। पुष्पा केशवा से सवाल करने लगता है कि वो गाड़ी कितने की हो सकती है। केशवा कहने लगता है तकरीबन 5 लाख की तो हो ही सकती है। पुष्पा कहने लगता है जाओ जाके वो गाड़ी खरीद के लाओ, मैं उसी गाड़ी में आया था, उसी गाड़ी में जाऊंगा, तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। उसके बाद क्या था, जो 5 लाख रुपए हाथ में आए थे, उस 5 लाख रुपए से पुष्पा गाड़ी खरीद लेता है, अपनी माँ के पास ले जाता है, अपनी माँ को घुमाता है उसमें। उसके बाद पुष्पा और केशवा ये दोनों उसी गाड़ी में कोंडा रेड्डी के पास आते हैं और उस वक्त बेचारा कोंडा रेड्डी परेशान से रहता है, क्योंकि हर बार डीएसपी गोविंदप्पा इसके माल को पकड़ रहा है। इसके आदमी चेक पोस्ट को पार ही नहीं कर पा रहे हैं। तभी पुष्पा आवाज उठाते हुए कोंडा रेड्डी से कहने लगता है कि मेरे पास इसका एक उपाय है। ऐसा कहते हुए पुष्पा पर्सनली कोंडा रेड्डी को इसका आइडिया बताता है और वो आइडिया ये है कि ये लोग दूध का बिजनेस स्टार्ट करें। गाड़ी की टंकी के ऊपरी हिस्सों में दूध भरा जाए, उसके नीचे एक और कैबिन बनाकर वहाँ पर लाल चंदन को छुपाया जाए। तो कोंडा रेड्डी के आदमी इसी आइडिया को फॉलो करते हैं। गोविंदप्पा इनको पकड़ नहीं पाता, ये बहुत ही आसानी से चेक पोस्ट को क्लियर कर लेते हैं। खैर पुष्पा का ये काम देखकर कोंडा रेड्डी बहुत खुश होता है और पुष्पा को 5 लाख रुपए देता है। पुष्पा कोंडा रेड्डी से कहने लगता है कि मुझे 5 लाख रुपए नहीं चाहिए, मुझे उसमें से 4% चाहिए। तो उसी तरह से कोंडा रेड्डी पुष्पा को 4 लाख रुपए देता है। घर जाते वक्त केशवा पुष्पा से सवाल करने लगता है, ये क्या भाई, तुमने 5 लाख लेने के बजाय तुमने 4 लाख ही क्यों लिया। पुष्पा कहने लगता है अगर मैं उसके पास 5 लाख रुपए लिया तो मैं उसके पास काम करने वाला बनूंगा, वही मैं परसेंटेज के हिसाब से लिया तो मैं उसका पार्टनर कहलाऊंगा। खैर उसके बाद हीरोइन का इंट्रोडक्शन होता है। इसका नाम है श्रीवल्ली, जो दूध देने का काम करती है। अब हमारा हीरो पहली नजर में श्रीवल्ली के प्यार में लट्टू हो जाता है, उसके पीछे पीछे घूमते रहता है, लेकिन श्रीवल्ली पुष्पा को घास चारा कुछ भी नहीं डालती। तो यहाँ पर थोड़े कॉमेडी सीन्स है, बहुत ही मजेदार है। खैर एक दिन कोंडा रेड्डी के आदमी एजुअल से लाल चंदन को ले जा रहे होते हैं। गोविंदप्पा इस टांगी का राज पहचान लेता है, उन दोनों को गिरफ्तार कर लेता है और इन दोनों में से एक बंदा श्रीवल्ली का बाप भी होता है। गोविंदप्पा इन दोनों से एक डील बात करने लगता है, अगर इन दोनों ने गोविंदप्पा की हेल्प की तो गोविंदप्पा इन दोनों को छोड़ देगा। वो हेल्प ये है कि कुछ दिनों बाद गोडाउन पर करोड़ों का माल आने वाला है, उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहता है कि वो माल कब आएगा। उसके बाद एक और धांसूदार बंदे का इंट्रोडक्शन होता है, उसका नाम है सीनू।
मंगल सीनू। आंध्रा में लाल चंदन को खरीदना हो या बेचना हो, सारी चीजें यही डील करता है। यही इस स्मगलिंग का डॉन है। फिलहाल करोड़ों का माल सीनू के पास आने वाला है, लेकिन सीनू इस सारे माल को कोंडारेड्डी के गोडाउन में रखवा देता है, क्योंकि पुलिस वालों को इसके गोडाउन के बारे में पता चल चुका होता है। खैर दूसरे दिन जब पुष्पा कोंडारेड्डी के गोडाउन में आता है तो वहाँ पर एक लड़की पाई जाती है। कल रात जाली ने इसके साथ जॉली किया होता है। पुष्पा इस लड़की को वहाँ से भेज देता है। थोड़ी देर बाद जॉली रेड्डी यहाँ पर आता है, पुष्पा को डांटने लगता है। इसी दरमियान में कोंडारेड्डी पुष्पा को कॉल करके ये बताने लगता है कि पुलिस वालों को कोंडारेड्डी के गोडाउन के बारे में पता चल चुका है, वहाँ पर रेड पड़ने वाली है। वहीं दूसरी तरफ जाली रेड्डी इसको मारते पीटते रहता है। मतलब एक तरफ पुष्पा कोंडारेड्डी से बात कर रहा होता है, दूसरी तरफ जाली रेड्डी से मार खा रहा होता है। यह सिचुएशन देखकर पुष्पा को एक आइडिया आता है। पुष्पा उस सारे माल को, उस सारे चंदनों को नदी में बहा देता है, क्योंकि कोंडारेड्डी का गोडाउन इसी नदी के करीब में होता है। सारे चंदनों को पानी में डालने के बाद वहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस वालों को कुछ भी हाथ नहीं मिलता। इस तरफ केशवा फौरन डैम के पास जाकर उस डैम मैनेजर को फौरन गेट बंद करने के लिए कहता है। डैम का गेट बंद करने के बाद सारा का सारा चंदन का माल वहीं पर स्टोर होके रहता है। अब चूंकि पुष्पा ने सीनू का करोड़ों का माल बचा लिया, इसीलिए सीनू अपने एरिया में पार्टी शार्टी रखता है। यहाँ पर समन्ना का एक गाना है, एक आइटम सॉन्ग। पार्टी के दौरान पुष्पा को ये बात पता चलती है कि सीनू कोंडारेड्डी को टन के हिसाब से सिर्फ 25 लाख रुपए दे रहा है, हालांकि उसकी वैल्यू 1.5 करोड़ रुपए है। पुष्पा कोंडारेड्डी के पास आकर एक्स्ट्रा पैसे पूछने के लिए कहता है सीनू से, लेकिन कोंडारेड्डी सीनू से पूछने के लिए झिझकते रहता है। वो पुष्पा से ही कहने लगता है कि तुम ही जाके बात करो उसके बारे में, लेकिन पुष्पा भी इस बात के लिए मना कर देता है। खैर दूसरे दिन पुष्पा अपनी माँ को लेकर श्रीवल्ली के घर आता है शादी की बात करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर पुष्पा का सौतेला भाई आता है। श्रीवल्ली के माँ बाप से कहने लगता है कि ये दोनों हमारे घर आने के नहीं है, ये लोग तो मेरे बाप का नाम बोलकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और किसे क्या पता कि पुष्पा मेरे बाप को ही पैदा हुआ। इस तरह से अनाप शनाप बकते रहता है। पुष्पा को ये सुनने के बाद बहुत गुस्सा आता है, अपने सौतेले भाई को मारने के लिए उठ खड़ेता है। इसी हाथापाई के दौरान बेचारी पुष्पा की माँ नीचे गिर जाती है, उसके सर पे चोट आती है। पुष्पा अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाता है। मतलब जब पुष्पा का फादर मरा था, उसके बाद से पुष्पा का सौतेला भाई इन दोनों पर हमेशा जुल्म उठाते रहता था। उन दोनों को उनके घर से बाहर कर दिया। पुष्पा के गले में एक चैन होती है, वो भी छीन लिया। खैर दूसरे दिन पुष्पा सीनू के पास जाता है, क्योंकि अब पुष्पा को पैसा चाहिए, पैसा है तो इज्जत भी है। और इसी तरह अब पुष्पा के पास करोड़ों का चंदन का माल है, जो इसने पानी में बहाया था ना। सीनू से 1.5 करोड़ की डील बात करने लगता है कि टन के हिसाब से इसको इतना देना होगा, वरना पुष्पा चेन्नई जाकर मुरुगेशन से डील करेगा। जब सीनू के आदमी पुष्पा को रोकने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होती है। मतलब पुष्पा एक बहुत बड़े डॉन का ही सामना किया। खैर उसके बाद पुष्पा और केशवा ये दोनों चेन्नई जाते हैं मुरुगेशन से मुलाकात करने के लिए। पुष्पा मुरुगेशन को इसके पास जो माल है उसका सैंपल दिखाता है। मुरुगेशन दौड़ता हुआ पुष्पा के पास आकर कहने लगता है, अरे भाई ये तो ये ग्रेट माल है, मतलब लाल चंदनों में भी कुछ क्वालिटी होती है। और इसी तरह पुष्पा यहाँ पर आते आते वो सारे माल को ले आया होता है ट्रकों में। पुष्पा मुरुगेशन से टन के हिसाब से 1.5 करोड़ रुपए डील बात करता है। मुरुगेशन पूछने लगता है कि एक्चुअली तुम किसके आदमी हो। पुष्पा कहने लगता है कोंडारेड्डी का। पुष्पा कोंडारेड्डी को फोन करके जो हुआ वो बताता है कि सीनू तो इन लोगों को सिर्फ 25 लाख रुपए दे रहा है, लेकिन मुरुगेशन 1.5 करोड़ रुपए। लालच में आकर कोंडारेड्डी पुष्पा से डील बात करने के लिए कहता है। इस तरफ जाली रेड्डी को ये बात पता चलती है कि श्रीवल्ली का फादर और एक और बंदा इनके माल के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर चुके थे। जब जाली रेड्डी श्रीवल्ली के फादर को मारने ही वाला होता है, तभी इसको ये बात पता चलती है कि इसकी बेटी श्रीवल्ली है। एक दिन जाली रेड्डी ने श्रीवल्ली को किसी थिएटर में देखा था। श्रीवल्ली को बुलाकर श्रीवल्ली से कहने लगता है कि तुम रात को सज धज के मेरे पास आओ, मेरे साथ रात गुजारने के बाद ही मैं तुम्हारे फादर को छोड़ूंगा। रात होने के बाद बेचारी श्रीवल्ली उसी की तैयारी में लग जाती है। लक्स साबुन से नहाती है, फेयर एंड लवली थोपती है, लेकिन श्रीवल्ली फौरन पुष्पा के पास आती है और जो कुछ हुआ वो पुष्पा को बताने लगती है। पुष्पा कहने लगता है कि इससे मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है, तुमने तो मुझे इनकार कर दिया, शादी से मना कर दिया। लेकिन श्रीवल्ली पुष्पा से कितना प्यार करती है वो इजहार करने लगती है। इसकी पहली पप्पी शप्पी पहली रात इसी के साथ गुजारना चाहती है। अब श्रीवल्ली का प्यार देखकर बेचारा पुष्पा पिघल जाता है। जोश में आकर वो जाली रेड्डी के पास जाता है। जाली रेड्डी और पुष्पा के बीच बहुत हाथापाई होती है। पुष्पा जाली रेड्डी के हाथ पैर तोड़ ही देता है।
दूसरे दिन कोंडा रेड्डी और जक्का रेड्डी ये दोनों जाली रेड्डी को देखने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं। जाल रेड्डी कोंडा रेड्डी को ये नहीं बताता कि इसको किसने मारा, मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की कोई चीज होती है। उसके बाद कोंडा रेड्डी के आदमी और पुष्पा ये लोग किसी सेठ के पास जाते हैं पैसे लेने के लिए, मतलब हवाला के पैसे। पुष्पा ने मुरुगेशन को माल बेचा, मुरुगेशन ने कोंडा रेड्डी को हवाले के जरिए से पैसे दिया। खैर ये काम खत्म होने के बाद पुष्पा उसी दुकान में श्रीवल्ली के लिए सोने की चेन वैन देखते रहता है। ये चीज कोंडा रेड्डी देख लेता है और पुष्पा पर शक करने लगता है कि पुष्पा किसके लिए ये सोने के गहने ले रहा है। इस तरफ जब केशवा कोंडा रेड्डी के घर में होता है, केशवा को ये बात पता चलती है कि कल रात पुष्पा और केशवा ये दोनों जाल रेड्डी के बारे में बात कर रहे थे। वो सारी बातें कमरे के बाहर रहकर कोंडा रेड्डी सुन चुका है। यह जानने के बाद केशवा फौरन पुष्पा को पेजर में मैसेज सेंड करता है, लेकिन तब तक देरी हो चुकी होती है। कोंडा रेड्डी के आदमी पुष्पा को पकड़ चुके होते हैं, उसे मार पीट रहे होते हैं। जब कोंडा रेड्डी अपनी गन लेकर पुष्पा को मारने ही वाला होता है, तभी एक और बंदा कोंडा रेड्डी को मार देता है। वो बंदा और कोई नहीं, सीनू के आदमी होते हैं। मतलब कोंडा रेड्डी ने सीनू को ना कहते हुए मुरुगेशन को माल बेचा। तो यहाँ पर इन दोनों गैंग्स के बीच फायरिंग चलती रहती है। बेचारा पुष्पा इन दोनों गैंग्स को मार पीटते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन इसी दरमियान में सीनू का साला जक्का रेड्डी को पकड़ लेता है। जब जक्का रेड्डी को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर पुष्पा बाइक लेके आ जाता है। फिर दोबारा यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होती है। पुष्पा जक्का रेड्डी को बचाते रहता है, क्योंकि पुष्पा जक्का रेड्डी का पार्टनर है ना, वही जो 4% का पार्टनर। सीनू को ये बात पता चलती है कि हमारे सारे आदमी पकड़े गए। पुष्पा सीनू के आदमियों को और उसके साले को मार दिया। खैर दूसरे दिन जब कोंडा रेड्डी का अंतिम संस्कार होता है, वहाँ पर मिनिस्टर भी आता है। मतलब इन सारे स्मगलिंग के पीछे मिनिस्टर का भी हाथ होता है। मिनिस्टर आते आते यहाँ पर सीनू को भी अपने साथ लाता है। खैर वहीं पर मिनिस्टर जक्का रेड्डी, सीनू से और कुछ लोगों से मीटिंग करने लगता है। इसी दरमियान में पुष्पा जो सच है वो मिनिस्टर को बताने लगता है कि सीनू कोंडा रेड्डी से बहुत ही कम दाम में लाल चंदन को खरीद रहा था। वही आंध्रा के बाहर इसका रेट कुछ अलग ही लेवल का है। सारे धरती पर हमारा एक लौता आंध्रा है जहाँ पर ये चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। ऐसे में हम लोगों को एक दूसरे में ना झगड़ते हुए दूसरे स्टेट्स को ज्यादा दाम में बेचना चाहिए। वो लोग हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास माल है, भरपूर माल। हम लोग एक दूसरे में धोखा दे, ये सही नहीं है। तो पुष्पा की ये बातें सुनने के बाद मिनिस्टर को भी कुछ समझ में आता है और वो मिनिस्टर चंदन का सारा डील पुष्पा के हाथ में रख देता है। देखते ही देखते पुष्पा इस बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा देता है। मिनिस्टर्स को, पुलिस वालों को बहुत फायदा देते रहता है। ये खुद भी बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीनू की बीवी गुस्से में आकर सीनू का गला काट देती है, क्योंकि सीनू ने इसके भाई का बदला अभी तक नहीं लिया। लेकिन बाद में सीनू के आदमी सीनू को हॉस्पिटल ले जाकर उसकी जान बचा लेते हैं। अब पुष्पा का पावर ज्यादा होने की वजह से डीएसपी गोविंदप्पा रिजाइन कर देता है। इस तरह से पुष्पा एक छोटे कूली से एक बड़ा आदमी बनता है। हर एक बंदा पुष्पा को टच करने से डरता रहता है। तभी इसी दौरान एक पुलिस वाला वहाँ पर ट्रांसफर होके आता है। इसका नाम है भनवार सिंह। अब चूंकि कुछ दिनों बाद पुष्पा की शादी होने वाली होती है, पुष्पा अपने शादी का कार्ड लेकर उसी तरह 1 CR पैसे लेकर भनवार सिंह के पास आता है। अब भनवार सिंह को गुंडों से ऑलरेडी एलर्जी होती है। पहली ही नजर में ये पुष्पा को पसंद नहीं करता। इसी बातों ही बातों में भनवार पुष्पा के घर के बारे में अनाप शनाप बकने लगता है कि इसका घर का नाम नहीं है, इसके वहाँ दूसरे बंदे की रखेल है। अब पता नहीं पुष्पा को क्या हो जाता है, वो चुपचाप रहता है। उसके बाद से जैसे जैसा भनवार सिंह बोलते रहता है, पुष्पा उसी तरह से करते रहता है, उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहता है। खैर फाइनली पुष्पा का शादी का दिन आ जाता है, लेकिन पुष्पा मंडप में होने के बजाय भनवार के पास आकर पार्टी शार्टी करते रहता है। इसी बातों ही बातों में पुष्पा भनवार सिंह को पहले दिन की बातें याद दिलाता है कि भनवार ने पुष्पा की माँ के बारे में अनाप शनाप बका था, और उस वक्त पुष्पा ने इसलिए चुप रहा क्योंकि इसके घर में पहली पुष्पा की शादी हो रही है। पुष्पा की माँ की यही इच्छा होती है कि ये पुष्पा की शादी देखे, क्योंकि पुष्पा के फादर ने तो पुष्पा की माँ से शादी नहीं की। पुष्पा भनवार की गन लेकर उसके कपड़े उतारता है और ये खुद अपना शर्ट पैंट खोल के पैर के ऊपर पैर डाल के बैठ जाता है और भनवार से कहने लगता है कि तुम्हारी पहचान सिर्फ तुम्हारी यूनिफॉर्म है। अगर इस हालत में तुम बाहर जाओ तो तुम्हारा कुत्ता भी तुमको पहचान नहीं पाएगा, लेकिन मेरा नाम पुष्पा, पुष्पराज, मैं 0 से स्टार्ट हुआ। अगर मैं इसी हालत में भी गलियों में गया तो लोग मुझे पहचानेंगे। ऐसा कहते हुए पुष्पा उसी हालत में शादी के मंडप में जाता है। इस तरफ भनवार जब नेकड़ होकर अपने घर आ रहा होता है, इसका कुत्ता इस पर भौंकने लगता है।
मतलब ये कुत्ता भनवार सिंह को पहचान नहीं पाता। तो ऑफकोर्स भनवार के अंदर ईगो बहुत होता है, अपने गन लेकर अपने कुत्ते को ही मार देता है। इस तरफ पुष्पा मंडप में बैठने के बाद श्रीवल्ली से कहने लगता है, 2 टके का पुलिस ऑफिसर पुष्पा मतलब फूल समझा। वो जानता नहीं था पुष्पा का मतलब फायर है। इस तरफ भनवार पुष्पा ने जो सारे पैसा दिया था उन सारे पैसों को जला डालता है। फाइनली डायरेक्टर हमको ये दिखाते हैं कि इसका सेकेंड पार्ट आने वाला है, लेकिन नहीं आएगा। मैं मूवी के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा, अगर टाइम मिला तो इसके बारे में बात करूंगा। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।